हेलो एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं राष्ट्रीय हित के बारे में। नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है और एलिमेंट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्रीय हित के तत्व कौन कौन से होते हैं। साथ ही साथ आप यह भी जानने वाले हैं कि राष्ट्रीय हित को बढ़ाने के साधन क्या क्या होते हैं, यानी राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के लिए क्या क्या साधन होते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स फॉर प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। राष्ट्रीय हित, जैसे कि हम लोग पिछले कुछ चैप्टर पढ़े हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है ना, ये पेपर है इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशन में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राष्ट्रीय हित की क्या भूमिका होती है, नेशनल इंटरेस्ट की, यह जानना आवश्यक है। तभी आप समझ पाएंगे कि राष्ट्रीय हित कितना इम्पोर्टेंस होता है, कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी देश के लिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय हित जो होता है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का केंद्र बिंदु होता है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो होते हैं, दो या दो से अधिक देशों के बीच जो संबंध होते हैं, उसका निर्धारण राष्ट्रीय हित के आधार पर ही होता है। किसी देश का अन्य देशों के साथ या अन्य देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध होंगे या शत्रुतापूर्ण, ये निर्धारित किस आधार पर होता है, राष्ट्रीय हित के द्वारा। नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, और विदेश नीति पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि राष्ट्रीय हित की अवहेलना नहीं की जा सकती। कोई भी देश जो है अपने राष्ट्रीय हितों की अवहेलना नहीं कर सकता है, नेशनल इंटरेस्ट की उपेक्षा नहीं कर सकता। ठीक है, तो चलिए जानते हैं राष्ट्रीय हित क्या है। लॉर्ड पामस्टन के अनुसार हमारे कोई शाश्वत मित्र नहीं है और ना ही हमारे कोई सदा बने रहने वाले शत्रु। केवल हमारे हित ही शाश्वत है और उन हितों का अनुसरण संवर्धन हमारा कर्तव्य है। ठीक है, साधारण भाषा में लॉर्ड पामस्टन क्या कहते हैं कि ना तो कोई फिक्स फ्रेंड होता है, ना ही कोई फिक्स हमारा शत्रु होता है। ठीक है, केवल हमारे जो हित होते हैं ना, इंटरेस्ट जो होते हैं, वही शाश्वत है और उन हितों का अनुसरण और उसको बढ़ाना, संवर्धन करना हमारा कर्तव्य होता है। परिचय, इंट्रोडक्शन। राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की महत्वपूर्ण धारणाओं में से एक है। जोसेफ फ्रैंकल ने राष्ट्रहित को विदेश नीति का आधारभूत सिद्धांत माना है। अभी मैंने आपको बताया ना कि विदेश नीति का निर्माण करते समय भी राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, नामन हिल ने राष्ट्रहित को विदेश नीति का प्रारंभ बिंदु कहा है, इनिशियल पॉइंट कहा है, जबकि मॉर्गेंथो ने इसे, यानी राष्ट्रीय हित को, इसे विश्व राजनीति का अंतिम और निर्णायक तत्व माना है। प्रत्येक देश का राष्ट्रीय हित उसकी आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है, हर एक अलग अलग देशों का जो राष्ट्रीय हित होता है ना, नेशनल इंटरेस्ट, उसकी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग प्रकार का होता है। यह भौगोलिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों से निर्मित होता है। राष्ट्रीय हित जो है भौगोलिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों से निर्मित होता है। चलिए जानते हैं विभिन्न विद्वानों या विचारकों ने राष्ट्रीय हित के संदर्भ में क्या परिभाषा दी है। चार्ल्स ओ लर्च तथा अब्दुल सईद के शब्दों में राष्ट्रीय हित साधारण तथा निरंतर बना रहने वाला वह उद्देश्य है जिसे राज्य, राष्ट्र तथा सरकार सभी पूरा करने में लगे रहते हैं। ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन के अनुसार राष्ट्रीय हित वह हित है जिसे एक राष्ट्र अपनी सुरक्षा तथा कुशलता के लिए आवश्यक समझता है। राष्ट्रीय हित साधारण तथा निरंतर बने रहने वाले उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है जिसके लिए कोई राष्ट्र कार्य करता है। वी डाइक के शब्दों में राष्ट्रीय हित वह है जिसे राज्य पारस्परिक संबंधों में प्राप्त करना तथा सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसका अर्थ है संप्रभुता संपन्न राज्यों की इच्छाएं।
पैडलफोर्ड और लिंकन के अनुसार राष्ट्रीय हित की अवधारणा समाज के मूलभूत मूल्यों से जुड़ी हुई है। ये मूल्य है राष्ट्र का कल्याण, उसके राजनीतिक विश्वासों का संरक्षण, राष्ट्रीय जीवन पद्धति, क्षेत्रीय अखंडता तथा सीमाओं की सुरक्षा। राष्ट्रीय हित के प्रकार, काइंड्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। राष्ट्रीय हित के प्रकार भिन्न भिन्न विचारकों ने भिन्न भिन्न बताए हैं। चलिए जानते हैं कि मॉर्गनथाउ ने राष्ट्रीय हित के कितने प्रकार बताए हैं। मॉर्गनथाउ ने राष्ट्रीय हित के 2 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? एक तो है बहुत आवश्यक हित, वाइटल इंटरेस्ट जिसे इंग्लिश में कहते हैं, और दूसरा है कम आवश्यक हित, नॉन वाइटल इंटरेस्ट। मॉर्गनथाउ ने बताए हैं 2 प्रकार नेशनल इंटरेस्ट के, ठीक है, एक वाइटल इंटरेस्ट और दूसरा है नॉन वाइटल इंटरेस्ट। बहुत आवश्यक हित यानी वाइटल इंटरेस्ट, बहुत आवश्यक अथवा स्थिर हित वह है जो प्रत्येक देश के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हो। वहीं कम आवश्यक हित यानी नॉन वाइटल इंटरेस्ट लोकमत, सरकार और आवश्यकता अनुसार बदलते रहते हैं। थॉमस डब्ल्यू रॉबिन्सन ने राष्ट्रीय हितों को 6 भागों में बांटा है। एग्जाम्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉर्गनथाउ के अनुसार राष्ट्रीय हित कितने प्रकार के, तो 2। वहीं थॉमस डब्ल्यू रॉबिन्स के अनुसार राष्ट्रीय हित कितने हैं, उन्होंने जैसे कि थॉमस डब्ल्यू रॉबिन्सन ने राष्ट्रीय हितों को कितने भागों में बांटा है, तो 6। ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो 6 कौन कौन से भाग हैं? प्राथमिक हित, गौण हित, स्थायी हित, परिवर्तनशील हित और सामान्य हित, और छठा और आखिरी है विशिष्ट हित यानी स्पेसिफिक इंटरेस्ट। चलिए जानते हैं एक एक करके ये सब क्या है। प्राथमिक हित, प्राइमरी इंटरेस्ट, ये ऐसे हित हैं जो किसी भी राज्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जिन पर यानी प्राथमिक हित पर कोई भी राष्ट्र समझौता नहीं कर सकता। इनमें दूसरे राष्ट्रों के द्वारा संभावित अतिक्रमण के विरुद्ध अपनी भौतिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विशिष्टता को बनाए रखना शामिल है। एक राष्ट्र किसी भी कीमत पर इसकी सुरक्षा करता है। गौण हित, सेकेंडरी इंटरेस्ट क्या है? ये चाहे प्राथमिक हितों से कम महत्वपूर्ण होते हैं। गौण हित ऑब्वियसली प्राथमिक हित यानी प्राइमरी इंटरेस्ट से कम महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन ये राष्ट्र के अस्तित्व के लिए बहुत अनिवार्य होते हैं। इनमें विदेशों में बसे नागरिकों की सुरक्षा, कूटनीतिक स्टाफ की राजनयिक उन्मुक्ति और डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ की सुविधा उपलब्ध कराना आदि शामिल होता है। स्थायी हित क्या है? परमानेंट इंटरेस्ट। परमानेंट इंटरेस्ट का अर्थ है राज्य के सापेक्ष दीर्घकालीन अपरिवर्तनीय हित। इनमें परिवर्तन बड़े धीमे होते हैं। स्थायी हित में परिवर्तन बड़े धीमे होते हैं। अपने प्रभाव क्षेत्र में बनाए रखना तथा सभी सागरों में अपनी जहाजरानी की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, बनाए रखने का हित ग्रेट ब्रिटेन का एक अच्छा उदाहरण है। परिवर्तनशील हित क्या होता है? वेरिएबल इंटरेस्ट। इनका अर्थ यानी परिवर्तनशील हित का अर्थ राष्ट्र के वे हित हैं जो विशेष परिस्थितियों में राष्ट्र की भलाई के लिए अनिवार्य समझे जाते हैं। इस अर्थ में परिवर्तनशील हित प्राथमिक तथा स्थायी हितों से भिन्न हो सकते हैं। परिवर्तनशील हित व्यक्तियों की सक्रिय प्रतिकूलता, जनमत, अनुभागीय हित, दलीय राजनीति तथा राजनीतिक तथा नैतिक सामूहिक रीतियों से अधिक प्रभावित होते हैं। सामान्य हित, जनरल इंटरेस्ट क्या है? ये वे सकारात्मक हित है जो बहुत से राष्ट्रों पर लागू होते हैं या बहुत सारे विशिष्ट क्षेत्रों जैसे कि अर्थव्यवस्था, व्यापार, कूटनीतिक संबंध आदि पर लागू होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना सभी राष्ट्रों का साझा एवं सामान्य हित है। यही स्थिति निशस्त्रीकरण तथा शस्त्र नियंत्रण की है। थॉमस डब्ल्यू रॉबिन्सन द्वारा बताई गई छठी सिक्स्थ हित है विशिष्ट हित, स्पेसिफिक इंटरेस्ट। ये हित यानी विशिष्ट हित सामान्य हितों से उत्पन्न होते हैं। इन्हें समय के साथ परिभाषित किया जाता है।
तीसरी दुनिया के राष्ट्रों द्वारा नई आर्थिक व्यवस्था की प्राप्ति द्वारा अपने आर्थिक अधिकारों को प्राप्त करना विकासशील देशों का विशिष्ट उद्देश्य है। थॉमस डब्ल्यू रॉबिन्सन ने इन 6 प्रकार के हितों के अलावा 3 प्रकार के अन्य अंतर्राष्ट्रीय हित इंटरनेशनल इंटरेस्ट बताए हैं। ठीक है, थॉमस डब्ल्यू रॉबिन्सन ने 6 प्रकार के हितों की चर्चा तो की है, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हित इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी बताए हैं। समान हित आइडेंटिकल इंटरेस्ट, इनसे आशय ऐसे हितों से है जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए समान रूप से उपयोगी हो। जैसे अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन दोनों ही यूरोप पर किसी अन्य शक्ति के आधिपत्य के विरुद्ध थे। पूरक हित क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट, इनसे आशय उन हितों से है जो यद्यपि 2 देशों में समान नहीं है परंतु कुछ विशिष्ट पहलुओं पर समझौते के आधार पर होते हैं। जैसे ब्रिटेन और पुर्तगाल के हित। ब्रिटेन को पुर्तगाल के साथ मैत्री बनाए रखने में और उसे स्वतंत्र बनाए रखने में यह लाभ था कि इसके द्वारा वह स्पेन की शक्ति पर नियंत्रण रख सकता था और अंध महासागर में अपनी शक्ति का विस्तार कर सकता था। दूसरी ओर पुर्तगाल को भी ब्रिटेन के साथ संबंध बनाए रखने और उनकी समुद्र प्रभुता को सुस्थिर बनाने में यह बड़ा लाभ था कि वह स्पेन के संभावित प्रभुत्व से सुरक्षा प्राप्त कर सकता था। परस्पर विरोधी हित कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, इनसे आशय ऐसे हितों से होता है जो ना समान होते हैं और ना पूरक। ये प्रायः दो देशों में संघर्ष का कारण बनते हैं। परस्पर विरोधी हित जो होते हैं ना, ये 2 देशों में अक्सर संघर्ष का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर का भारत में वैध रूप से विलय हो जाने के कारण यह भारत का हिस्सा है, जबकि पाकिस्तान इसे अपने राज्य का अंग बनाना चाहता है। इसके लिए पाकिस्तान भारत से 3 बार सैनिक संघर्ष भी कर चुका है। राष्ट्रीय हित की अवधारणा का विकास, इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। राष्ट्रीय हित जो अभी आपने जाना कि क्या है, इसका ये जो कॉन्सेप्ट है राष्ट्रीय हित नेशनल इंटरेस्ट, इसका विकास कैसे हुआ चलिए जानते हैं। लॉर्ड पामस्टन ने एक बार कहा था कि हमारे कोई शाश्वत मित्र नहीं है और ना ही हमारे कोई सदा बने रहने वाले शत्रु, केवल हमारे हित ही शाश्वत है और उन हितों का अनुसरण संवर्धन हमारा कर्तव्य है। प्राचीन और मध्य युग में राज्यों के हित राजाओं के हितों से जुड़े होते थे। राजा अपने व्यक्तिगत गौरव के लिए युद्ध, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ करके चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते थे। प्रजा भी राजा के हितों से अपने को जोड़े रहती थी। राष्ट्रीय राज्यों के उदय होने से प्राचीन मान्यताओं में परिवर्तन आया। औद्योगिक क्रांति, वैज्ञानिक प्रगति, यातायात तथा संचार के साधनों का विकास, नव उपनिवेशवाद ने राजनीति को राजाओं के व्यक्तिगत हितों से बाहर निकाल दिया। आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों का प्रारंभ यूरोप से शुरू हुआ और विश्व भर में फैल गया। इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर आया और विदेश नीति के नए आयाम स्थापित हुए। राजनीति में राजाओं के हित के स्थान पर राज्यों के हित महत्वपूर्ण हो गए। ठीक है, प्राचीन और नई व्यवस्था में क्या अंतर था? प्राचीन में राजा के हितों के अनुसार जो है वो पूरे किए जाते थे, जबकि अभी नए व्यवस्था में क्या हुआ कि राज्य के हितों को सर्वोपरि रखा गया। राजनीति में राजाओं के हित के स्थान पर राज्यों के हित महत्वपूर्ण हो गए। चलिए जानते हैं कि राष्ट्रीय हित के तत्व कौन कौन से एलिमेंट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। शक्ति है, शांति है और सांस्कृतिक एकता की रक्षा है, आर्थिक समृद्धि है, मनोबल होता है और नेतृत्व। मतलब यह है कि राष्ट्रीय हित में ये तत्व शामिल होते हैं: शक्ति, शांति, सांस्कृतिक एकता की रक्षा, आर्थिक समृद्धि, मनोबल और नेतृत्व। शक्ति, पावर,
किसी भी राष्ट्र के लिए अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति या अपने हितों की सुरक्षा के लिए शक्तिशाली होना और अपनी शक्ति को बढ़ाते रहना बहुत आवश्यक है। ठीक है, कोई भी राष्ट्र जो है अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसको शक्ति की ज़रूरत है, अपने हितों की सुरक्षा के लिए उसको शक्तिशाली होना, उसे शक्ति की ज़रूरत है और अपनी शक्ति को बढ़ाते रहना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट का एक तत्व है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की आधारशिला यह शक्ति ही है। इससे देश की आंतरिक और बाह्य समस्याओं से प्रभावशाली ढंग से निपटा जा सकता है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व शक्ति कहा जाता है। इसी कारण वह अपने व्यापारिक तथा राजनीतिक हितों की सुरक्षा खाड़ी के देशों में कर पाता है। अमेरिका के किसी भी युद्ध पोत की उपस्थिति मात्र से निकटवर्ती राष्ट्र किसी न किसी प्रकार से प्रभावित होते रहते हैं। शांति राष्ट्रीय हित का एक तत्व शांति भी है। राष्ट्र में जहां अपनी सुरक्षा के लिए शक्ति की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर चहुमुखी विकास के लिए शांति की आवश्यकता होती है। आंतरिक शांति राष्ट्र को अंदर से मजबूत करने में सहयोग देती है। शांति के समय राष्ट्र अपने संसाधनों का भरपूर उपयोग करता है। लगातार अशांति से राष्ट्रों का विकास अवरुद्ध हो जाता है, यानी रुक जाता है और वे कमज़ोर बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में वे ना तो स्वयं के हितों की रक्षा कर पाते हैं और ना ही दूसरे राष्ट्रों से प्रतिस्पर्धा कर पाते हैं। ठीक है, मतलब ये एक आसान भाषा में समझो कि जब दिमाग शांत रहे, मन शांत रहे, माहौल शांत रहे, तो कोई भी कार्य जो है अच्छे से होता है ना, उसमें मन लगता है और जो रिसोर्सेज होते हैं ना उसका सही से इस्तेमाल कर पाते हैं। वहीं अशांति की स्थिति में, युद्ध की स्थिति में रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो हम लोग सही जगह पे नहीं कर पाते हैं ना, और उससे क्या होता है ना, हमारा जो विकास है वो भी रुक जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो वे तो ना तो वे स्वयं की हितों की रक्षा कर पाते हैं और ना ही दूसरे राष्ट्रों से प्रतिस्पर्धा कर पाते हैं। इसलिए शांति जो है हर एक राष्ट्र के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ये हो गया राष्ट्रीय हित के तत्व। राष्ट्रीय हित के तत्वों में सांस्कृतिक एकता की रक्षा भी शामिल है, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल यूनिटी। सांस्कृतिक एकता भी राष्ट्र के हितों के लिए आवश्यक है। यद्यपि यह एक सहायक तत्व मात्र है, फिर भी संस्कृति देश के नागरिकों को आपस में जोड़कर उनमें एकता का भाव जगाती है। यह एक प्रकार से राष्ट्र की परंपराओं की रक्षा करने की विचारधारा है। आर्थिक समृद्धि भी राष्ट्रीय हित का एक तत्व है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। एक राष्ट्र के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा में आर्थिक समृद्धि को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यदि आर्थिक रूप से राष्ट्र संपन्न है तो राष्ट्र में शक्ति स्वयं ही आ जाती है, जिससे राष्ट्र की राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ होती है। राष्ट्र जैसे जैसे आर्थिक रूप से उन्नति करता है, वैसे वैसे ही उसकी प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बढ़ती जाती है। जैसे आर्थिक समृद्धि भी राष्ट्रीय हित का एक तत्व है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इज अ एलिमेंट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। एक राष्ट्र के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा में आर्थिक समृद्धि को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यदि आर्थिक रूप से राष्ट्र संपन्न है तो राष्ट्र में शक्ति स्वयं ही आ जाती है, जिससे राष्ट्र की राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ होती है, मजबूत होती है। राष्ट्र जैसे जैसे आर्थिक रूप से उन्नति करता है, वैसे वैसे ही उसकी प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बढ़ती जाती है। जैसे कि अमेरिका को ही देख लीजिए, उदाहरण स्वरूप अमेरिका के पास धन अधिक है, वो आर्थिक रूप से समृद्ध है, इसलिए उसकी वो शक्तिशाली है ना, उसकी बातों को टाला नहीं जा पाता है जल्दी। मनोबल राष्ट्रीय हितों की आवश्यक नीतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उस देश का मनोबल है। यदि राष्ट्र में मनोबल है तो एक निर्बल राष्ट्र भी अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर सकता है, और यदि राष्ट्र में मनोबल नहीं है तो एक सशक्त राष्ट्र भी अपने हितों की ना तो पूर्ति कर सकता है और ना उनकी रक्षा कर सकता है। अतः जनता का मनोबल ऊंचा होना एक आवश्यक तत्व है। नेतृत्व भी राष्ट्रीय हित का एक महत्वपूर्ण तत्व है। लीडरशिप यथा राजा तथा प्रजा की उक्ति बहुत प्राचीन है। इसका अर्थ है, यथा राजा तथा प्रजा का अर्थ है कि नेतृत्व पर सभी कुछ निर्भर करता है।
दोनों ही क्षेत्रों में, चाहे सैन्य सेवा का क्षेत्र हो या फिर सामान्य राजनीतिक क्षेत्र, दोनों में ही नेतृत्व उच्च पदस्थ अधिकारियों की योग्यता राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर पाने या ना कर पाने के लिए बहुत सीमा तक उत्तरदायी रहती है। उच्च पद पर आसीन अधिकारियों के अविवेकपूर्ण निर्णयों से जहां राष्ट्रीय हितों को भारी हानि पहुंच सकती है, वहीं विवेकपूर्ण निर्णय से राष्ट्र उन्नति करता है। ठीक है, यानी जो नेतृत्व करता है, उच्च पद पर आसीन है, उनके विवेकपूर्ण निर्णय से, उनके एक सही डिसीजन से राष्ट्र जो है उन्नति करता है, और वहीं उनके अविवेकपूर्ण निर्णयों से राष्ट्र के हितों को भारी नुकसान पहुंचता है। अब तक आपने जाना कि राष्ट्रीय हित क्या है, इसकी परिभाषा, उसका अर्थ और राष्ट्रीय हितों के तत्व क्या होते हैं। अब आप जानेंगे कि राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के साधन क्या होते हैं। ठीक है, यानी नेशनल इंटरेस्ट को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। इंस्ट्रूमेंट्स फॉर प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के लिए अनेक साधन अपनाए जा सकते हैं। कौटिल्य के अनुसार दुर्बल राजाओं को समझा बुझाकर तथा यदि आवश्यक हो तो कुछ देकर अपने अनुकूल बना लेना चाहिए, किंतु जो राजा सबल हो उसको भेद और दंड द्वारा वश में करना चाहिए। राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के लिए, नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले साधन इस प्रकार है। ठीक है, राष्ट्रीय हितों की वृद्धि के लिए क्या क्या साधन उपयोग किया जा सकता है। यथास्थिति की नीति अपनाया जा सकता है, साम्राज्यवाद की नीति अपनाई जा सकती है, कूटनीति, आर्थिक उपकरण, प्रचार, इन सब विधियों को, इन सब साधनों को हम अपना सकते हैं। ठीक है, या युद्ध या फिर गठबंधन तथा संधियां और बाध्यकारी साधन, विदेश नीति, ये सब क्या है, ये राष्ट्रीय हितों के अभिवृद्धि के साधन है। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के इंस्ट्रूमेंट्स है। यथास्थिति की नीति अपनाना, इसमें साधारणतया राष्ट्र युद्ध के पश्चात आई हुई शांति की स्थिति को बनाए रखने के पक्ष में होते हैं। इसमें युद्ध के पश्चात की जाने वाली संधियां या समझौते को मानना होता है। ठीक है, यथास्थिति की नीति अपनाना मतलब कि युद्ध के बाद जो शांति होती है ना, उसको ही स्थापित करके रखने के पक्ष में होते हैं राष्ट्र। इसमें युद्ध के बाद की जाने वाली संधियां या समझौते को मानना होता है, जिससे शांति बनी रहे, शक्ति संतुलन की स्थिति को प्राप्त किया जा सके। परंतु कुछ राष्ट्र इसे अपने राष्ट्रीय हितों पर कुठारघात समझकर अस्वीकार कर देते हैं। उदाहरण के लिए जर्मनी द्वारा वारसाई संधि 1919 का उल्लंघन किया गया तथा 1928 के पेरिस समझौते का पालन नहीं किया गया। साम्राज्यवाद की नीति, पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म। राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि का एक साधन साम्राज्यवाद है। इसके अंतर्गत एक राष्ट्र अपनी शक्ति के माध्यम से या विचारधारा के प्रभाव से विश्व के अन्य राज्यों पर अपना प्रभाव स्थापित कर लेता है। इस प्रकार उपनिवेश बना लिए जाते हैं। साम्राज्यवादी देश इन उपनिवेशों का शोषण करके अपने आर्थिक राजनीतिक हितों को प्राप्त करता है। परंतु वर्तमान में उपनिवेश समाप्त हो रहे हैं। मुक्ति आंदोलनों के कारण इनका अस्तित्व मिट रहा है, परंतु अब उपनिवेश का एक नया रूप उभर रहा है। या तो आर्थिक सहायता देकर उन्हें आर्थिक रूप से अपने अधीन किया जा रहा है, या सैनिक सामान की सहायता देकर या अपने सैनिक अड्डे बनाकर कमजोर राष्ट्रों को अपने अधीन किया जा रहा है। ये सैनिक अड्डे कमजोर राष्ट्रों की राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित भी करते हैं। डियोगो गार्सिया पर अमेरिकी नौसैनिक एवं हवाई अड्डा इसी के प्रतीक है। ठीक है, साम्राज्यवाद की नीति क्या थी, युद्ध करके दूसरे राज्य पर उपनिवेश बन जाते थे। ठीक है ना, उस पर अधिपत्य जमा लेते थे। लेकिन अभी धीरे धीरे ये कम हो रहा है। ठीक है, ख़त्म हो रहा है। तो इसलिए एक नया हथकंडा अपनाया जा रहा है। क्या अपनाया जा रहा है, आर्थिक सहायता दे दो और उस पर उसे अपने अधीन कर लो, उसे देश को अपने अनुसार चलाओ, या फिर सैनिक अड्डे की सहायता देकर या अपने सैनिक अड्डे बनाकर कमजोर राष्ट्र को अपने अधीन कर लेना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो रही है। साम्राज्यवाद का एक और नया रूप सामने आया है। इसको सांस्कृतिक साम्राज्यवाद, कल्चरल इंपीरियलिज्म कहा जाता है।
सांस्कृतिक साम्राज्यवाद कल्चरल इंपीरियलिज्म का उद्देश्य भू क्षेत्रों की विजय अथवा आर्थिक जीवन पर नियंत्रण नहीं होता, बल्कि लोगों के मस्तिष्कों पर विजय प्राप्त कर उन्हें प्रभाव में रखना होता है। ठीक है, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद क्या करती है? सांस्कृतिक साम्राज्यवाद लोगों के मस्तिष्कों पर विजय प्राप्त करके उन्हें प्रभाव में रखती है, जिससे उनके माध्यम से दो राष्ट्रों के बीच शक्ति संबंधों को पलट दिया जाए। अमेरिका जब अफ्रीकाई राष्ट्रों में, जिनमें भारत भी सम्मिलित है, अफ्रीशियाई देशों में जिनमें भारत भी शामिल है, इसमें अपने साहित्य का प्रचुर मात्रा में प्रचार प्रसार करता है, तो उसका लक्ष्य सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का प्रसार करना होता है, ताकि उसके राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए समुचित आधार तैयार हो जाए। कूटनीति, डिप्लोमेसी जो है, राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि का एक साधन है। राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन कूटनीति यानी डिप्लोमेसी है। पैडल फोर्ड और लिंकन के शब्दों में कूटनीति को प्रतिनिधित्व एवं सौदेबाजी की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके द्वारा परंपरागत रूप से शांति काल में राज्यों का परस्पर संबंध कायम रहता है। ठीक है, कूटनीति के द्वारा क्या होता है? कूटनीति के द्वारा परंपरागत रूप से शांति काल में राज्यों का एक दूसरे से संबंध बना रहता है। कूटनीति के माध्यम से युद्ध लड़े बिना ही राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों का संरक्षण तथा इसमें अभिवृद्धि कर सकते हैं। के.एम. पनिकर के अनुसार समस्त राजनयिक संबंधों का मूल उद्देश्य अपने राष्ट्र के हितों की रक्षा करना होता है और प्रत्येक राष्ट्र का मूलभूत हित स्वयं अपनी सुरक्षा करना होता है। इस सर्वोपरि लक्ष्य के अलावा आर्थिक हित, व्यापार, देशवासियों की रक्षा आदि अन्य ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिनका ध्यान रखना राजनय कूटनीति का उद्देश्य है। ठीक है, आर्थिक उपकरण, इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं ना, ये भी नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं। आर्थिक उपकरण राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि में गहरा स्थान रखते हैं। आर्थिक नीतियों द्वारा अपनी शक्ति का उत्थान किया जाता है तथा शत्रु को हतोत्साहित किया जाता है अथवा अन्य राष्ट्रों के हितों को अस्वीकार कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका ने अभी हाल में अपनी राष्ट्रीय नीति में बदलाव करके जापान के माल, कंप्यूटर आदि पर ज़्यादा टैक्स लगा दिए हैं, ताकि जापान का माल अमेरिका में ना बिके और जापान को विदेशी मुद्रा फॉरेन करेंसी का अर्जन की इसकी फॉरेन करेंसी की कमाई ना हो, क्योंकि जापान का माल अमेरिका की अपेक्षा ज़्यादा सस्ता था। प्रचार, प्रोपेगेंडा। प्रचार शब्द का अर्थ है कि वे कार्य जो किसी दूसरे व्यक्ति को अपना पक्ष समझाने तथा उसके अनुकूल आचरण करने के लिए किए जाते हैं। जोसेफ फ्रैंकल के शब्दों में प्रचार से हमारा अर्थ सामान्यतः किसी ऐसे व्यवस्थित प्रयास से होता है जो किसी उद्देश्य के लिए एक प्रदत्त समूह के मस्तिष्कों, भावनाओं तथा क्रियाओं को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। पामर एवं पॉकिंस के अनुसार प्रचार नैतिक रूप से निष्पक्ष होता है, इसलिए नैतिक निर्णय का आधार लोगों को फुसला सकता है। इसलिए नैतिक निर्णय का आधार प्रचार न होकर फुसलाने वाले उद्देश्य होने चाहिए। प्रचार के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से दूसरे देश के लोगों को संबोधित किया जाता है तथा इसका उद्देश्य स्वार्थी हितों, जो प्रचारकर्ता के राष्ट्रीय हितों द्वारा संचालित होते हैं, को प्राप्त करना है। 20वीं शताब्दी में संचार व्यवस्था में हुई क्रांतिकारी प्रगति ने एक साधन के रूप में प्रचार को बहुत बढ़ावा दिया है। एक राष्ट्र टेलीविज़न, समाचार पत्रों, वीडियो, फिल्मों, विशिष्ट प्रकाशनों द्वारा अपने लक्ष्यों को न्यायसंगत एवं अनिवार्य बताने का प्रयास करता है। वह अपनी संस्कृति एवं जीवन शैली द्वारा दूसरे राष्ट्रों को आकर्षित करने का प्रयत्न करता है। हिटलर तथा मुसोलिनी ने यूरोप में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए प्रचार को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में अपनाया। संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में
प्रचार की तकनीक को साम्यवाद के विरुद्ध प्रयोग करता रहा है तथा इसमें उसे सफलता भी मिली है। युद्ध के द्वारा भी राष्ट्रीय हितों को बढ़ाया जाता है, उसकी अभिवृद्धि की जाती है। वार, युद्ध के माध्यम से कोई राष्ट्र अपने हितों में अभिवृद्धि का ही आकांक्षी होता है। यदि युद्ध से किसी लाभ की आशा न हो तो राष्ट्र युद्ध का भारी जोखिम उठाने को तैयार नहीं होगा। किंतु कभी कभी न चाहते हुए भी राष्ट्र युद्ध में फंस जाता है। कभी कभी युद्ध उन्माद में राष्ट्र अपने हानि लाभ का विचार नहीं करता और युद्ध में शामिल हो जाता है, जिसका परिणाम भयावह हो सकता है। उदाहरण के लिए सद्दाम हुसैन ने अति महत्वाकांक्षा के चलते इराक को खाड़ी युद्ध में धकेल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आज इराक एक त्रासदीपूर्ण जीवन जीने के लिए विवश है। गठबंधन तथा संधियों के द्वारा भी राष्ट्रीय हितों में अभिवृद्धि की जाती है। अलायंसेस एंड ट्रीटीज, गठबंधन तथा संधियां दो या दो से अधिक देशों द्वारा अपने साझे हितों की प्राप्ति के लिए की जाती है। ठीक है, गठबंधन किसके बीच होता है? दो या दो से अधिक देशों के बीच में। या संधियां, समझौते या संधियां को स्वीकार करने वाले राष्ट्रों का यह कानूनी कर्तव्य है कि वे साझे हितों के लिए कार्य करें। कोई भी समझौता इसके संबंधित देशों के उद्देश्य पर निर्भर करता है। ये उद्देश्य सैन्य अथवा आर्थिक हितों से जुड़े हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, बढ़ते हुए साम्यवादी संकट के विरुद्ध पूंजीवादी लोकतांत्रिक राष्ट्रों की सुरक्षा की आवश्यकता ने अनेक सैनिक समझौतों जैसे कि नाटो, सीटो, सेंटो आदि को जन्म दिया। इसी प्रकार समाजवाद को संकट में देखकर साम्यवादी देशों के मध्य वार्सा पैक्ट बना था। दूसरे महायुद्ध के पश्चात यूरोप के आर्थिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता ने यूरोप के साझा बाजार, यूरोपियन कॉमन मार्केट या यूरोप का आर्थिक समुदाय, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जैसे संस्थाओं को जन्म दिया। भारत ने अपनी आवश्यकता अनुसार 1971 में सोवियत संघ के साथ शांति, मित्रता तथा सहयोग की संधि, ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन की। इस प्रकार गठबंधन तथा संधियां राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने का लोकप्रिय साधन रही है। बाध्यकारी साधन के द्वारा भी राष्ट्रीय हितों की वृद्धि होती है, अभिवृद्धि की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति की भूमिका एक महत्वपूर्ण स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय कानून इच्छित उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सामान्य प्रयोग किए जाने वाले साधनों के रूप में बाध्यकारी साधनों को मान्यता देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिशोध, जवाबी कार्यवाही, बहिष्कार, संबंध विच्छेद, अवरोध लगाना, थल, नभ तथा जल के मार्ग न देना आदि कार्यवाही लोकप्रिय बाध्यकारी साधन है। ठीक है, बाध्यकारी साधन यानी कि दूसरे देश से मतलब उस पर बाधा उत्पन्न करना उसके कार्यों में। ठीक है, जैसे कि बहिष्कार करना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिशोध, जवाबी कार्यवाही, बहिष्कार, संबंध विच्छेद, अवरोध लगा देना, थल, नभ या जल से मार्ग नहीं देना आदि कार्यवाही लोकप्रिय बाध्यकारी साधन है। क्लियर? विदेश नीति जो है ये भी राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि में सहायक होती है। फॉरेन पॉलिसी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संचालन विदेश नीति के माध्यम से ही होता है। विदेश नीति के द्वारा ही एक राज्य अन्य राज्यों के संपर्क में आता है। अनेक विद्वानों का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विभिन्न देशों की विदेश नीतियों का ही घात प्रतिघात है। फेलिक्स ग्रॉस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विभिन्न देशों की विदेश नीतियों का ही अध्ययन है। रसल फाइफिल्ड भी विदेश नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सार कहते हैं। स्प्राउट भी विदेश नीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उपविभाग यानी सब कैटेगरी मानते हैं। विदेश नीति के माध्यम से एक राष्ट्र दूसरों के साथ व्यवहार ही नहीं करता बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों और स्वार्थों को पूरा करता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अभिवृद्धि का महत्वपूर्ण साधन विदेश नीति है। विदेश नीति के जरिए ही इसी के माध्यम से राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के संपर्क में आते हैं और अपने राष्ट्रीय हितों का संवर्धन करते हैं यानी अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ाते हैं। यह विदेश नीति बातचीत,
बातचीत, राजी करना, आवश्यक संशोधन, संधि, समझौते, प्रचार, आर्थिक सहायता, अन्य आर्थिक उपाय, सैनिक शक्ति और युद्ध के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कार्य करती है। आज की पेचीदा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विदेश नीति अपने विभिन्न यंत्रों का सावधानी से प्रयोग करती है तथा अपने राष्ट्रीय हितों की अधिक से अधिक पूर्ति करती है। राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए सभी साधन प्रयोग में लाए जा सकते हैं। अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति प्रत्येक राष्ट्र का पुनीत कर्तव्य है तथा अपने उद्देश्य के लिए उचित साधनों के चुनाव करने की उन्हें स्वतंत्रता है। ठीक है, राष्ट्र का उद्देश्य क्या है? राष्ट्र हित को प्राप्त करना, और उन उद्देश्यों को पाने के लिए उसकी प्राप्ति के लिए उचित साधनों का चुनाव करना उन्हें स्वतंत्र है, चुनाव करने की उन्हें स्वतंत्रता है। आवश्यकता अनुसार राष्ट्र शांतिपूर्ण अथवा बाध्यकारी किसी भी प्रकार के साधन अपना सकते हैं, परंतु अंतर्राष्ट्रीय शक्ति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए राष्ट्रों को शांतिपूर्ण साधनों पर निर्भर रहना चाहिए। ठीक है, मतलब वो शांतिपूर्ण साधनों के द्वारा ही राष्ट्र जो है अंतर्राष्ट्रीय शक्ति, सुरक्षा और समृद्धि पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ इंपॉर्टेंट MCQs रिलेटेड टू दिस चैप्टर, राष्ट्रीय हित से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। ठीक है, युद्ध के निम्न में से कौन से कारण है, यानी युद्ध जो है किस कारण से होता है? इसके ऑप्शंस दिए हुए: राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था या उपयुक्त सभी। तो युद्ध जो होता है ना, वो राजनीतिक कारण के वजह से भी होता है, आर्थिक कारण से भी हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के कारण से भी हो सकता है। तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हित की परिभाषा शक्ति के परिप्रेक्ष्य में अभिहित करना, इन शब्दों का प्रयोग किया है, किसने किया है? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं: केनेथ डब्ल्यू थॉमसन, या फिर हैंस जे मॉर्गेंथो, मार्टिन वॉइट, या फिर जॉर्ज स्वार्जनबर्गर। तो ये जो है ना, राष्ट्रीय हित की परिभाषा शक्ति के परिप्रेक्ष्य में अभिहित करना, इन शब्दों का प्रयोग हैंस जे मॉर्गेंथो ने किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पे, युद्ध के कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं, 6 होते हैं, या फिर ऑप्शन दिए 7 या फिर 3। तो युद्ध के जो है 7 प्रकार होते हैं। ठीक है, युद्ध कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, ऑप्शन सी। भविष्य की सबसे गंभीर घटना अमेरिकी साम्राज्यवाद होने जा रहा है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दिन अब लद चुके हैं, यह कथन किसका है? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं: गोरबाचेव, पंडित नेहरू, या फिर इंदिरा गांधी या रूजवेल्ट। तो ये कथन जो है पंडित नेहरू का है, क्योंकि पंडित नेहरू ने ये कहा था कि भविष्य की सबसे गंभीर घटना अमेरिकी साम्राज्यवाद होने जा रहा है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दिन अब लद चुके हैं। ठीक है, यह कथन पंडित नेहरू के है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। फिफ्थ क्वेश्चन देखो यहाँ क्या है, वारसाय और नाटो के बीच निशस्त्रीकरण की संधि कब हुई? वारसाय और नाटो के बीच निशस्त्रीकरण की संधि 1990 में हुई थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सीटों की स्थापना किस वर्ष हुई? इसके आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं: 1954 में, 1953 में, 1962 में या 1955 में। तो 1954 में सीटों की स्थापना हुई थी। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। 7th क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, मॉर्गेंथो ने राष्ट्र हित के कितने प्रकार बताए? मैंने आपको बोला था ना, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो मॉर्गेंथो के अनुसार राष्ट्र हित के 2 प्रकार बताए गए हैं। अब देखो 8वां प्रश्न है, निम्न में से राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के आर्थिक साधन कौन से हैं? इसके ऑप्शन दिए हुए। ऑप्शन ए है सीमा शुल्क या चुंगी, या ऑप्शन बी है कोटा प्रणाली, या फिर ऑप्शन सी है घाटबंदी, या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के लिए आर्थिक साधन जो है सीमा शुल्क या चुंगी है, कोटा प्रणाली भी है और घाटबंदी भी है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, 9th नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया, आधुनिक राज्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण व्यवस्था तथा अनिवार्य तत्व क्या है? इसके ऑप्शंस दिए: राष्ट्रीय हित, या फिर राष्ट्रीय शक्ति, या राष्ट्रवाद, या उपयुक्त में से कोई नहीं।
आधुनिक राज्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण व्यवस्था तथा अनिवार्य तत्व है राष्ट्रीय शक्ति। 10वां प्रश्न है, पामर व पर्किंस के अनुसार राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के साधन है। क्या है? कूटनीति है, युद्ध है, प्रचार और युद्ध है। तो पामर और पर्किंस के अनुसार राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के साधन कूटनीति है, युद्ध है और प्रचार और युद्ध भी है। तो इसके करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये हो गया चैप्टर फिनिश, नेशनल इंटरेस्ट। वीडियो यूजफुल लगा है तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।